ओके, सो हरिओम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज 2018 का सोशल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम सीधा 2018 के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान। तो हु वाज अली वर्दी खान? तो अली वर्दी खान बंगाल के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन्हें हम रूलर भी कह सकते हैं। वो रूलर भी थे और लीडर भी थे। इनके टाइम में बंगाल बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ, जिसके कारण भारत का स्वर्ग, हेवन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। किसके बेसिस पे? तो टैक्सेस के बेसिस पे। यहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा फला फूला। तो अब इनका डेथ हो जाता है, और इनके डेथ के बाद इनके ग्रैंडसन GS फॉर ग्रैंडसन, ठीक है। इनके ग्रैंडसन जिनका नवाब क्या होता है, जिनका नाम क्या होता है, कोई बता सकते हैं पीछे से? यस, कोई भी? सिराजुद्दौला। हाँ, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला थे इनके ग्रैंडसन, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि इनके कुछ चचेरे भाई भी थे और भी बहुत सारे कजन थे। तो वो सोच के बैठे थे कि हम इनके बाद नवाब बैठेंगे। अब इनकी उम्र थी बहुत कम, उस टाइम में शायद 21-22 साल। बहुत सारे बुक में रिसोर्सेज ये कहते हैं कि इनकी उम्र 21-22 साल थी। और उस टाइम में अंग्रेज खुद को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भारत का पॉलिटिकल सिस्टम पता लग गया था। अब इन्होंने वो गलती की जो हमेशा अवॉइड किया। किसने? अली वर्दी खान ने। इन्होंने 1756 में अंग्रेज से सीधा टक्कर ले लिया। अब शुरुआत इनिशियली तो इनकी जीत हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज तैयार नहीं थे। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर कोलकाता का पुराना नाम था। ये भी होता है। साथ ही साथ 1756 में एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेट होता है, इसको हमेशा मार्क करके रखेंगे और ध्यान देंगे, शायद इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक ट्रेजेडी हुई थी, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी थी क्या? तो गर्मी का मौसम था, गर्मी का सीजन। अब इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को पकड़ के रख लिया गया था एक जेल में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 1757 में एक लड़ाई की, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। 1757 में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जिसे कहते हैं हम लोग बैटल ऑफ पलासी, जिसमें इनकी हार हुई। क्यों? क्योंकि इन्हें सभी ने धोखा दे दिया, और साथ ही साथ अली वर्दी खान के जो ग्रैंडसन थे नवाब सिराजुद्दौला, इनका टेन्योर खत्म हो जाता है। और इसके बाद अलग अलग नवाब इसमें आए। और साथ ही साथ एक और डेट को हम लोग मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत फेमस और प्रोमिनेंट डेट है, 1764। 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन लड़े थे, बताइए? यस, मुगल और मुगल, ठीक है, वर्सेस ब्रिटिश, है ना। जिसमें जीत किसकी हुई? ऐसा कहा जाता है कि ये बैटल महज 3 घंटे चला, तभी से। अच्छा, इसके बाद से एक बहुत ये फेमस क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बैटल के बाद से अंग्रेज भारत में मजबूत हो गए। तो किस बैटल के बाद से अंग्रेज भारत में बहुत मजबूत हो गए? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। क्योंकि इन्होंने तीन प्रोमिनेंट लीडर थे भारत के, जो पोटेंशियली नॉर्थ इंडिया में रूल कर सकते थे। पहले मुगल, दूसरे नवाब ऑफ अवध, और तीसरे मीर कासिम, जिन्हें बंगाल ऑफ नवाब बनाया गया था। मतलब 1757 में इनके बाद मीर कासिम भी बंगाल के नवाब बने थे, जिन्होंने अपना कैपिटल ट्रांसफर किया था। इन्होंने अपना ट्रांसफर कहाँ किया था कैपिटल? नो, मुंगेर। यस, मीर कासिम। आप ऐसे याद सकते हैं, कहाँ से कासिम? कासिम में माँ आता है तो मुंगेर में भी माँ आता है, ठीक है। तो किसने मुंगेर अपना कैपिटल ट्रांसफर किया था? मीर कासिम। कहाँ से? कलकत्ता से, है ना। कहाँ से? कलकत्ता से। ऐसा क्यों? क्योंकि कलकत्ता दूर पड़ रहा था, वहां से अंग्रेज ट्रेड भी कर रहे थे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी MPs आर इलेक्टेड इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितने MP इलेक्टेड होते हैं? 233, ठीक है। कितने? 233। हाँ, तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है
कि 233 होते हैं, बाकी 12 का क्या होता है? यस, दे आर नॉमिनेटेड बाय होम? प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी हमेशा याद रखना है, ये दे आर नॉमिनेटेड बाय होम? प्रेसिडेंट। क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं? नहीं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए जो प्रेसिडेंट होंगे उन्होंने किसी 12 मेंबर्स को चुना, तो वो चाहेंगे कि वो प्रेसिडेंट को वोट ना दे, बिल्कुल, है ना? वो चाहेंगे उसी प्रेसिडेंट को वोट हम देते रहे हमेशा, जिसके कारण पार्शियलिटी हो जाएगी। तो ये पार्शियलिटी ना होने के कारण ये जो 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोई बताएंगे? हेयर प्रोसेस, ठीक है, हेयर प्रोसेस। हेयर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? हेयर प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, ये खुद से अपना सोच के आंसर देने वाला था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया सेट्स द एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या होता है? मीडिया कैसे अपना एजेंडा सेट्स करती है, इसका अगर पता लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? इनमें से चलिए, अब इसका आप कैसे बना सकते हैं? इसका आप बना सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है? ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो मीडिया सपोज द गवर्नमेंट, मीडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है? नहीं, बिल्कुल, ये कभी आंसर नहीं होगा, सोच के देखेंगे। मीडिया डायरेक्ट्स द पीपल टू एगिटेट, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। मीडिया क्यों करेगी सबका? मीडिया क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज ही करती है? नहीं, मीडिया दोनों काम करती है। मीडिया अच्छे काम को जनता के सामने लाती है और बुरे काम को जनता के सामने लाती है, ताकि जनता के सामने हमारे जो पीपल होते हैं उनके सामने एक क्लियर पर्सपेक्टिव बन पाए कि हमारा सरकार कैसा काम कर रहा है, हमारी सरकार कैसी काम कर रही है हमेशा। तो मीडिया, इसलिए हम मीडिया को क्या कहते हैं? मीडिया को कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी मीडिया होती है। तो मीडिया का अब इसमें से एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? मीडिया शेप्स आवर थॉट बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू सम इशू, है ना? सही बात है, मीडिया। तो ये इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, डेट दे लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। What are the process in which crops are grown alternative rows is known as? तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर? क्रॉप्स रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, काउंटर क्रॉपिंग। आप लोग में से कोई बताइए। इंटरक्रॉपिंग इज राइट आंसर, इंटरक्रॉपिंग इज राइट आंसर, ठीक है? बी में देखिए, बी में ला देते हैं। हाँ, तो इंटरक्रॉपिंग इज राइट आंसर। अब इंटरक्रॉपिंग को बहुत लोग मिक्स फार्मिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? तो मिक्स फार्मिंग होता है खेती के साथ साथ, जैसे बहुत सारे जिनका एरिया ऐसे जगह पे घर पड़ता होगा जहाँ पे थोड़ा सा पानी की मात्रा ज्यादा है, वहां पे थोड़ा सा एडिक्वेट वाटर है, तो वहां पे क्या देखे होंगे कि धान के खेत के साथ साथ लोग धान में मछली भी छोड़ देते हैं, क्योंकि धान में हमेशा पानी लगा रहता है। और जब धान बड़ा होता है साथ ही साथ, तो मछली भी बड़ी हो जाती है। तो जब मछली बड़ी हो जाती है, तो जब धान का पैदावार पूरा होने वाला रहता है, तो उनके पास एक मछली भी हो जाती है, जिसे वो आगे चल के किसी पॉन्ड में छोड़ देते हैं और उनके साथ एक साथ उनके पास 2 फसल हो गई जी। इसे हम लोग कहते हैं मिक्स फार्मिंग, ना कि इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, जैसे जो लोग खेती वाले एरिया से होंगे उन्हें पता होगा कि आलू के साथ कुछ कुछ और भी लगा दिया जाता है, सरसों के साथ कुछ साग लगा देना, है ना? किस 2-3 तरह का पेड़ एक साथ, टमाटर के साथ कोई और सब्जी लगा देना, इसे हम लोग कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। Which of the following statement is our next question is which of the following statement is correct? Diwani is a right to collect revenue. Fauzdari Adalat refers to civil court. Richard Wesley implemented the subsidiary alliances. Which of the following is correct? कौन सा इसमें से सही है? कौन कौन सा सही है? तो आप बताएंगे कि क्या दीवानी राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू था? Yes, sir. बिल्कुल, दीवानी राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू था। दीवानी मतलब पैसे से रिलेटेड, है ना, मनी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, अगला, फौजदारी अदालत रिफर टू सिविल कोर्ट? No, sir. नहीं, फौजी क्या करेगा? मारपीट, है ना? अब जब किसी को हम मार देंगे, अभी भी सिविल कोर्ट और फौजदारी कोर्ट, है ना? हमारे पास जिसी को हम लोग अभी अब फैंसी नाम में किस नाम से जानते हैं? क्रिमिनल कोर्ट, है ना? अभी भी क्रिमिनल कोर्ट हमारे यहाँ है, तो इसी को हम लोग फौजदारी अदालत हिंदी में कहते हैं। फौजदारी में हमेशा कौन कौन जाएगा? तो आप किसी को मार दीजिए, आप किसी के साथ कुछ मतलब अपहरण या किसी से फिजिकल इंटैक्ट अगर हम होंगे, तो वो हमेशा किस कोर्ट में जाएगा? हाँ, कौन सा कोर्ट? फौजदारी, जिसका अभी का नाम क्या है? तो क्या ये सही है? इज इट राइट? नहीं, अब एक ही ऑप्शन ही बचा, मतलब एक ही गलत हो ही रहा है ना? ये सही नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन बचा? रिचार्ड वेल्सली इंप्लीमेंटेड सब्सिडी अलायंसेस। हाँ, अच्छा, एक इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों को शायद पता होगा, शायद नहीं पता होगा। तो सब्सिडी अलायंसेस के फाउंडर कौन थे?
डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जो कि फ्रेंच गवर्नर थे। सब्सिडरी अलायंसेस का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले भारत में दिया वो डुप्लेक्स ने दिया। लेकिन हम इसका ये क्यों मानते हैं रिचर्ड वेस्ली? रिचर्ड वेस्ली को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा यूज किया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी सब्सिडरी अलायंसेस को यूज किया तो किसने किया? रिचर्ड वेस्ली के लिए। इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में किसे मान देते हैं फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस? रिचर्ड वेस्ली। जिस तरह से इनकलाब जिंदाबाद हम सभी ने सुना है, बहुत फेमस नारा है ना? किसने दिया था? भगत सिंह। लेकिन बात यही है कि भगत सिंह ने इसे फेमस किया था। एक पोएट थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने एक शायद पोयम लिखा था जिसमें इनकलाब जिंदाबाद से इनकलाब जिंदाबाद उससे उठाया गया, लेकिन इसे बहुत फेमस किसने कर दिया? भगत सिंह। इसलिए हम जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह है। तो ठीक है, जो पॉपुलर होता है हम लोग उसी के साथ चलते हैं। तो इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर चुनिए, ए बी सी डी। कौन सा सही आंसर होना चाहिए? सी। ठीक है, कौन सा सही आंसर होना चाहिए? सी। 1 and 3, 1 and 3। एक और 3 से। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which type of farming practiced to meet the needs of farmer family? आसान क्वेश्चन, ये तो सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो फार्मिंग बेसिकली अगर हम लोग कमर्शियल टाइप से बात करें तो 2 टाइप की फार्मिंग होती है। कौन कौन सी 2 टाइप की होती है? कमर्शियल और सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल जो हम लोग बेचने के लिए लगाते हैं, जैसे अगर किसी का बहुत लंबा खेत है, बहुत बड़ा खेत है, मतलब 400 हेक्टेयर में, अगर किसी का, जैसे कोई बहुत बड़े फार्मर्स हैं भारत में जिनके 400 हेक्टेयर फार्म्स हैं, तो क्या वो 400 हेक्टेयर फार्मर में खाने के लिए वो उतना लगाएंगे? नहीं। जैसे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, ये किस टाइप की फार्मिंग करते हैं? कमर्शियल फार्मिंग। अब हम बिहार, झारखंड या हम जैसे पिछड़े हुए राज्य में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो किसानी की जाती है, पहले हमारा मेन पर्पस क्या होता है? खाना, अपने लिए रखना, और जो बच जाए उससे अगले खेती के लिए सामान खरीदना। बेसिकली ऐसा ही होता है ना? तो इस टाइप की फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोटिक रिसोर्सेज आर, व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज? तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। Derived from non-living things? No. What is the right answer? Living things. ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक इस टाइप के रिसोर्सेज 2 टाइप का आता है। कौन कौन सा? एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट मीन्स सेक्युलरिज्म। भारत एक कैसा देश है? भारत एक सेक्युलर देश है। यानी इसका क्या मतलब है? यानी इसका ये मतलब है कि भारत देश का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। भारत के लिए सभी धर्म एक बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि हमारा स्टेट, इसलिए हमारा कोई 3 ही नेशनल फेस्टिवल है। कौन कौन सा 3 नेशनल फेस्टिवल है? इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे। ये 3 हम नेशनल फेस्टिवल। ना ही हमारा ईद नेशनल फेस्टिवल है, ना ही हमारा होली है, ना ही दिवाली। हाँ, छुट्टी इस पे सब पे रहती है क्योंकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, इसलिए भारत सब धर्म पे छुट्टी देता है। पर भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन आया, तो इसमें डेट देना है। ठीक है, तो चलिए पहले अब इसको बनाने का तरीका है। इसमें से आपको अगर कोई एक भी आता है ना तो काम बन जाएगा। कैसे? सबको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट में आया था, है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट आया कब था? 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था? 1942। 1942। तो हम सीधा सीधा देख लेंगे। वैसे तो हम अभी सबका देखेंगे एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम सीधा सीधा देख लेंगे कि 2 किस में है। तो किस ऑप्शन में 2 है? किस ऑप्शन में 2 है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। हो गया, बात खत्म। सब नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, लेकिन हम फिर भी सबका देख लेते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, 1992। अब ये खत्म किस लिए हुआ था? उसके बाद 1920 भी मार सकते हैं। ठीक है, ये खत्म किस लिए हुआ था? 1922 में क्या हो गया था? चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है? किस स्टेट में है चौरी चौरा? यूपी में।
यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा है? गोरखपुर। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? गोरखपुर। यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में? यहाँ हुआ क्या था, यहाँ पीसफुल प्रदर्शन चल रहा था जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि पीसफुल प्रदर्शन पे पुलिस वाले आए, उन्होंने लाठीचार्ज करनी शुरू कर दी, तो जिसको कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों का डेथ हो गया। तो गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था जहां पे पुलिस वालों को बंद करके पुलिस में मतलब वो जो थाना था वो आग लगा दिया उसमें, तो जिसके कारण 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब लॉन्च हुआ था? 1930। दांडी मार्च कब लॉन्च हुआ था? 1930। और एक और क्वेश्चन बच रहा है, रॉलेट सत्याग्रह कब आया था? 1919। रॉलेट सत्याग्रह कब आया था? 1919। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ 1919, है ना। अब 1919 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 3 पहले, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? यस, यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी डोरोजियो। किसने स्टार्ट किया था? हेनरी डोरोजियो ने। कब स्टार्ट किया था? 1826 में। कब स्टार्ट किया था? 1826 में। अभी जो हेनरी विवियन डोरोजियो थे, इन्हें हमारे देश का पहला नेशनल पोएट कहा जाता है, मतलब राष्ट्रवादी कवि। इन्होंने सबसे पहले इस टाइप का पोएम लिखना शुरू किया था जो हमारे देश में क्रांति, जिससे हमारे देश में क्रांति आई। तो यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया था? हेनरी लुइस विवियन डोरोजियो, जिनका बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया रहता है हेनरी डोरोजियो। तो कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश refers to a court declaring a person not guilty crime when she is tried for the by court. ये which is the right answer? अपील, एक्विट, एक्यूज या नन ऑफ दिस? कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? Accused। देखिए, है ना, it refers to the court declaring a person not guilty for the crime she or he tried by the court. तो अगर कोई आदमी अगर गिल्टी है तो उसको हम क्या मानेंगे? एक्यूज्ड, है ना। जैसे यू आर एक्यूज्ड ऑफ किलिंग व्हाटएवर। और अगर उसका उल्टा, जिसे आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, ऐसा मूवीज में बोलता है, तो उसको जो साबित नहीं हो पाता है उस पर कोई कि हाँ इसने ये क्राइम किया है, साबित नहीं हो पाता या उसने वो नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्विट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्विट। या हम ऑप्शन में भी छाट सकते थे ऐसे, जैसे अपील। अपील तो होगा नहीं, है ना। अपील मतलब अपील करना कि क्या ये सही है नहीं है। एक्यूज मतलब दोषी। नन ऑफ दीज और एक्विट में, तो नन ऑफ दीज और एक्विट, नन ऑफ दीज सही ऑप्शन लग नहीं रहा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्विट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair is not correctly matched? तो पहला, अच्छा ये 1857 में अलग अलग मोर्चे पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट हो रहा था, तो सभी जगह से सभी ने लेट किया था, तो उसी का कुछ दिया गया है। तो नाना साहेब ने कहां से लेट किया था? कानपुर से, जो कि सही है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से लेट किया था? जो कि सही दिया हुआ है। कुंवर सिंह ने कहां से लॉन्च किया था? बिहार से। बिहार में कहां से? आरा। आरा में कहां से? जगदीशपुर। ये जगदीशपुर के जमींदार थे। वीर कुंवर सिंह कहां के थे? है ना, ये जगदीशपुर के जमींदार या लैंडलॉर्ड थे। इनकी जमींदारी चली गई थी, जिसके कारण 80 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तलवार उठाया और अंग्रेज के साथ डट के मुकाबला किया। ये किसी मोर्चे पे जीते भी, लेकिन आगे चल के इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके भाई ने कुछ दिन तक कंटिन्यू किया, उसके बाद वो भी सरप्राइज कर दिया। दिल्ली से किसने लीड किया था? बख्त खान। दिल्ली से किसने लीड किया था? तो बख्त खान ने क्या किया था कि दिल्ली से लीड किया था, लेकिन इन्हें मिलिट्री जनरल बनाया किसने था? बहादुर शाह जफर। तो 1857 में हमारे जो 1857 में जो भारत का बादशाह घोषित किया गया था, किसे घोषित किया गया था? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड, जिसे एक बहुत पॉपुलर नाम से उसका एक टाइटल दिया जाता था। उस टाइटल का क्या नाम है? जफर। अब जफर था क्या? जफर एक पोएट्री बुक था, एक मैगजीन थी जिसे ये लिखते थे, जिसमें ये बहुत तरह की पोएट्रीज लिखते थे, तो इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाने लगा था। बहादुर शाह जफर कहा जाने लगा था। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इससे कि 1857 में बिटरेस्ट एनिमी कौन था?
मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये क्या की थी, साउथ इंडिया से आए थे नॉर्थ इंडिया में, और इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ बहुत भयंकर तरीके से रिवोल्ट किया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे से और क्वेश्चन रहा तो हम आगे भी देखेंगे। तो व्हाट कैन बी द राइट आंसर? तो इसमें से एक ही गलत है, जो कि कौन सा गलत है? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर विच ऑफ द सेलेक्ट द करेक्ट एशन यूजिंग कोड नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं? हाँ, इस बात में हमेशा लोग ध्यान देंगे। देखिए नीचे दे रहा है करेक्टली मैच और ऊपर दे रहा है नॉट करेक्टली मैच। यहां पे हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, कौन नहीं मिला हुआ है, इसमें आपका 1 या 2 नंबर जाएगा। हमें लगा कि हम तो एकदम सही मार्क आए, जब हम आ जाएंगे आंसर मिलाएंगे तो अरे ये कैसे गलत हो गया। अक्सर ही ऐसा होता है। तो जब भी एग्जाम देने जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो एक ही करेक्टली मैच नहीं है, कुंवर सिंह, लखनऊ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लखनऊ से लीड किया किसने था? लखनऊ से किसने लीड किया था? लखनऊ से किसने लीड किया था? बेगम हजरत महल। किसने लीड किया था? बेगम हजरत महल। तो कौन सा ऑप्शन सही से मैच नहीं है? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर? ऑप्शन बी। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 3। ठीक है, कुंवर सिंह कहां से लीड किए थे? जगदीशपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज which of the following leading producer of copper in the world? Which of the following is leading producer of copper in the world? अब हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो पेरू, इसलिए ऑप्शन सेकंड और देखिए फर्स्ट और सेकंड को जरूर ध्यान रखिए। अब चिली तो मैंने आंसर ही बता दिया, सॉरी मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था। तो कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में? चिली। कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में? ठीक है, चिली। हमेशा ध्यान दीजिएगा, चिली किसका प्रोड्यूसर लार्जेस्ट? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज पेरू। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों किस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं? साउथ अमेरिकन। दोनों किस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है? तो बोथ आर साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, तो अगर चिली ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? पेरू के साथ। चिली ऑप्शन में दिया तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूल, AMUL स्टैंड्स फॉर व्हाट कैन बी द राइट आंसर? A, B, C और D? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अच्छा, ये किस चीज का एग्जांपल है? अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर का। अब कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ? इसमें गवर्नमेंट की भी भागीदारी होती है और इसमें प्राइवेट की भी भागीदारी होती है, और जो प्रॉफिट होता है वो बट जाता है। क्यों? क्योंकि वर्गीज कुरियन की मदद से हमारे देश में पहली बार क्या आई थी? व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन में किस चीज के प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया गया? मिल्क। तो इंडिया में अच्छा किस टाइप की गाय इंडिया में लाई गई? मतलब एक नया म्यूटेशन करके जेनेटिक है, जर्सी गाय, जिसे हम लोग कहते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी गाय? होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी गाय? होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन नाम की गाय भारत में आई और उसे म्यूटेशन करके हमारी गाय से कुछ मतलब करके बनाया गया, और जिसके कारण वो जो दूध देने, जैसे अब जो डेनमार्क की गाय थी वहां पे बहुत ठंडा पड़ता है, हम सबको पता है कि वो ग्रीनलैंड का पार्ट है ना, डेनमार्क। अब वहां की जो गाय थी उन्हें ठंडा पसंद था, पर वो दूध ज्यादा देती थी। हमारी गाय थी वो गर्मी तो झेल सकती थी लेकिन वो दूध ज्यादा नहीं देती थी। तो दोनों का म्यूटेशन करा के, क्रॉस करा के एक नई टाइप की जेनेटिक, एक नया जीन डेवलप किया गया, जिससे ये होल्स्टीन फ्रीजियन गाय बनाया गया हमारे देश में, जो गर्मी झेलने में भारतीय गाय जैसी हो और दूध देने में डेनमार्क की गाय जैसी हो। पहले डेनमार्क लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ था मिल्क का, लेकिन व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद अभी हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड? 2020 से ही, 2020 या शायद पहले से ही दूध का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में वो कौन है? इंडिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5। कितने परमानेंट मेंबर होते हैं? 5। और टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15। टोटल मेंबर कितने होते हैं? जिसमें 10 टेम्पोररी या नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। ऐसे याद करने का ट्रिक क्या है? FUCRU है ना, FUCRU, ये ध्यान रखेंगे। फुकुरु, FUCRU। F फॉर फ्रांस, U फॉर UK या US, कुछ भी आगे दोनों ही है। C फॉर चाइना। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ C फॉर चाइना है ना कि C फॉर कनाडा। ध्यान देंगे, C फॉर
चाइना है, ना कि C4 कनाडा। इस हिसाब से भी पता लगा सकते हैं, जैसे यहाँ यूरोप का एक आदमी आ गया है ना, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका मतलब अमेरिका के कुछ कंट्री, तो एक एशिया। एशिया दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट है, तो एशिया से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। तो एशिया से कौन है? चाइना, उसके बाद रसिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पांच परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। टोटल मिला के मेंबर्स कितने हो गए? 15। टोटल मिला के मेंबर्स कितने हो गए? 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड इज रेफर्ड एज नीज कल्टीवेशन, है ना। अपने के प्लांटेशन और प्लांटर्स ऑन लैंड इज रेफर्ड एज नीज। अच्छा, इसका मतलब बोलने से भी पता लगेगा, नीज यानी पर्सनल, है ना, खुद के। तो जो प्लांटर्स खुद के खेत पे जो खेती करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी? ट्रांसपोर्टिंग, ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम शुगर कैन, फार्मिंग या बी कीपिंग। विच वन इज द सेकेंडरी एक्टिविटीज? ऑब्टेनिंग शुगर फ्रॉम द शुगर कैन। ऑब्टेनिंग शुगर को देखिए, कोई भी अगर जिसमें हम लोग नेचर से उसको सीधा ऑब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सेकेंडरी में आएगा। उसको जैसे मधुमक्खी पालना, है ना, खेती, ये सब किस में आ जाएगा? प्राइमरी में। सेकेंडरी में अगर हम उसे कुछ बना देंगे। और टर्शियरी को सेक्टर को हम साथ ही साथ सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर को कौन सा सेक्टर कहते हैं? सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर में जो भी है, जैसे टीचिंग किस में आ जाएगा? बैंकिंग सर्विस सेक्टर, है ना। टूरिज्म सर्विस सेक्टर, जिसमें भी सर्विस दिया जाए वो किस में आ जाएगा? और अभी टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। और अभी जिस कंट्री का टर्शियरी सेक्टर मजबूत, वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a factor of soil formation? इनमें से कौन जो है सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है? टोपोग्राफी, सॉइल टेक्सचर, क्लाइमेट या टाइम? तो टाइम तो है ही, जैसे जैसे समय बीते जाएगा उस पर दबाव पड़ेगा, वो मिट्टी बनेगा। क्लाइमेट भी जरूरी है, क्लाइमेट तब ना सब जगह अलग अलग टाइप का सॉइल पाया जाता है। टोपोग्राफी भी जरूरी है, कहाँ ज्यादा पत्थर है, कहाँ ज्यादा नदियां ज्यादा है या समुद्र ज्यादा है। सॉइल टेक्सचर तब ना हमें पता लगेगा जब सॉइल बनेगा। तो सॉइल बनने से पहले टेक्सचर पता लग सकता है क्या? नहीं। जैसे खाना बनने से पहले उसका टेस्ट पता लग जाएगा कि खाना कैसा है? नहीं। उसी तरह सॉइल बनने से पहले हमें उसका टेक्सचर पता नहीं लग पाता है। तो ये कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। तो जैसा कि हम ये क्वेश्चन देख चुके थे कि 1905 में 1905 में कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट। किस लिए लॉन्च हुआ था? बंगाल पार्टिसिपेशन के विरोध में। जिसे किसने लॉन्च किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले स्वदेशी अपनाओ का जो नारा दिया गया था वो इसी टाइम में दिया गया था। तो 1919 में महात्मा गांधी ने इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया, क्योंकि अगर भंग हुआ होगा तो तमिलनाडु के लोगों को इससे क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के लोगों को इससे क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसका कारण क्या था कि इसे एक रीजन में सिमट के रह जाना। ठीक है, अब इसमें जो हमारे कौन थे, हमारे किसने लॉन्च किया था? आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, जो भी हो, ठाकुर। अब इसमें इन्होंने राखी बंधवाया था हिंदू मुस्लिम से, हिंदू मुस्लिम एकता को, जिसके कारण कब इसे कॉल्ड ऑफ करना पड़ा? 1911 में बंगाल मूवमेंट को, बंगाल पार्टिसिपेशन को बंगाल पार्टीशन को बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? 1911 में। कब बंद किया गया? 1911 में। क्या लगा था 1911 में? दिल्ली दरबार। क्या लगा था? दिल्ली दरबार। इसके बाद हमारा कैपिटल भी शिफ्ट किया गया। कहां शिफ्ट किया गया? दिल्ली। कहां से? कोलकाता से। कौन आए थे भारत? किंग जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, सबसे पहला बार जनगण मन भी यही गाया गया, जिसे किसने गाया था? आर.एन. टैगोर। किसने गाया था? आर.एन. टैगोर। चलिए हम आगे, तो इसके अगल बगल बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। और कुछ ऐसा बच रहा है कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई नहीं बच रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि द लीडर्स ऑफ खिलाफत एगिटेशन वर। तो खिलाफत एगिटेशन के लीडर कौन थे? अली ब्रदर्स। फुल फॉर्म? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्यों हुआ था? तो 1918 में कुछ दुनिया में बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 से 1918। जिसमें कौन जीता? एलाइज पावर, है ना। एलाइज पावर जीता, जिसमें ब्रिटेन था, यूएस था और फ्रांस था। ठीक है, ब्रिटेन, यूएस
फ्रांस एंड रसिया। ये चार थे एलाइज पावर। एलाइज यानी मित्र, दोस्त थे, वैसे तो दोस्त नहीं थे, पता ही है कि इंग्लैंड और फ्रांस एक से कितना बहुत लंबी इनकी राइवलरी रही है। एंग्लो कैनेटिक वॉर है ना, ऑस्ट्रियन सक्सेशन, फिर रसिया और फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन, ये सब एक दूसरे से, रसिया और अमेरिका। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर में स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने एलाइज होने से ही माना कि अगर हम एलाइज करेंगे तभी जो सेंट्रल स्टेट है उसे रोक पाएंगे। तो जैसे ये खत्म हुआ तो आप देखेंगे कि टर्की, जो मॉडर्न डे टर्की है, वहां पे एक ट्रीटी उसे थोप दिया गया, जिसके कारण जो इस्लामी का सबसे ऊंचा पोस्ट होता था वो कौन सा होता था? खलीफा। इस्लामी का जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता था वो कौन होता था? खलीफा। अब उस खलीफा को ही खत्म कर दिया गया, जो कि टर्की में होते थे। कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम लोग इस्तांबुल जानते हैं। इस्तांबुल कहाँ है? इस्तांबुल टर्की में, वहां से अब इन्हें पूरी तरह से बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। तो जिसके कारण सबको लगा कि मुसलमानों का जो वैल्यू है पूरी दुनिया भर में कम हो जाएगा, है ना। खलीफा को ही सीधा सीधा मतलब कोई वैल्यू ही नहीं मिलने लगा खलीफा को। तो पूरे दुनिया भर में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया। 1919 में भारत में भी लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? अली ब्रदर्स, है ना, जो कि 1919 से कब तक चला? 1919 से 1924 तक, ठीक है। 1919 से 1924 तक, 1919 से 1924 तक, हाँ ठीक है। अब महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छा अवसर देखा, क्या? हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने का। इसलिए 1920 में महात्मा गांधी ने भी एक मूवमेंट लॉन्च किया। उस मूवमेंट का क्या नाम था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि उस समय मुसलमान तो अंग्रेज से घुसाए हुए थे ही, साथ ही साथ महात्मा गांधी को यह अवसर मिला कि हिंदू और मुस्लिम को हम एक करके भारत में सबसे बड़ी क्रांति कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी क्रांति हुई भी। ये 1922 में खत्म हो गया। हमने अभी देखा कि चौरा-चौरी की कहानी खत्म हुआ। आगे देखते हैं। Which of the following is not a fundamental right of India, citizen of India? इसमें से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी राइट है कैसा? लीगल राइट, जो कि किस सेक्शन में है? 300 के ए में, जो कि पहले किस में था? 19 में जानेंगे हम लोग। 19 का कुछ सब क्लॉज होता है, उसको उतनी जाने की जरूरत नहीं है। 19 का कुछ सब क्लॉज होता है, ABCDEFGH, तो जी में था ये, ठीक है। तो 19 में था। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटा के, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना जरूरी था। जैसे हम अगर फंडामेंटल राइट ये तो क्या हमारा फंडामेंटल राइट को कोई छीन सकता है? हमारी गवर्नमेंट छीन सकती है उसे? हमारा सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है? नहीं, कोई नहीं छीन सकता है। सुप्रीम, और साथ ही साथ हमारा जो फंडामेंटल राइट होता है उसका गार्डियन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, जो कि कितना रिट होता है? 5। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट पे किसी तरह का ठेस आया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 226। आर्टिकल 226, इसमें कौन रिट जारी करती है? हमारी हाई कोर्ट, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, कितना से पहले, सबसे पहले फंडामेंटल राइट कितना से कितना आर्टिकल तक है? 12 से 35। 14 से 35 नहीं, 14 से 32 नहीं, 12 से 35। जिसमें ये जो राइट टू इक्वालिटी है वो कितना से कितना है? जल्दी जल्दी करेंगे। राइट टू इक्वालिटी कितना है? 14 से 18। राइट टू एजुकेशन 22 से 24, 21। हाँ, राइट टू एजुकेशन जल्दी आप बताइए। 21 से 22। हाँ, 21 से 22। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया। राइट टू फ्रीडम 19 to 25। राइट टू फ्रीडम 19 to 20। 90 टू 20। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 24 26। 25 टू 28, 25 टू 28। एक और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, RRF से राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कर देंगे कितना? 25 टू 28। अब एक और 29 और 30 बचता है। ये क्या होता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29-30 क्या होता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल। अब इसमें एक बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, चलिए इसको रब कर लेते हैं पहले। 21A, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 21A क्या बताता है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कितने साल से कितने साल तक? 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी। कौन?
भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट हर स्टेट में इंश्योर करती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले ही मिले, उसके रीजनल लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है। तो हमारे कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश में? 22। हमारे देश में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। अगर ये इसमें से किसी भी एक भाषा में वो सक्षम है तो उसे एजुकेशन दिया जाए। जैसे तमिलनाडु में किस एजुकेशन में, कौन सा लैंग्वेज? तमिल। केरला में मलयालम। कनाडा में, सॉरी कन्नड़ में, कन्नड़ कहाँ पे? कर्नाटका। तमिलनाडु तमिल। आंध्र प्रदेश तेलुगु। तेलंगाना भी तेलुगु। क्यों? क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है ना, नॉर्मल सा बात है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टू कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन एंड प्रॉब्लम पर्सन लिविंग इन अ बिग सिटी, तो कहाँ जाना चाहिए उसे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, कौन सा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इसमें एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ऑफिसर रहता है, उसके पास जाया जाता है, लेटर लिखते हैं हम लोग, उसके बाद वो जब आए तो करते हैं। ठीक है। अब गांव में क्या? पंचायत। अब पंचायत हमारे गांव में कितने लेवल है उनके? 3। 3 टायर हायरार्की बहुत बार हमने देखा, एक बार और दोबारा देखते हैं। सबसे नीचे क्या? ग्राम पंचायत है ना। सबसे नीचे क्या? उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत। ठीक है। उसके ऊपर जिला परिषद, और उसके ऊपर जिला। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी हमारे भारत में आई थी, जिन्होंने ये त्रिस्तरीय है ना, 3rd टायर पंचायती राज को दिया गया। पंचायती राज पहले हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसे आगे चल के संविधान का हिस्सा बनाया गया। पहला राज्य जो पंचायती राज को अपनाया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान का नागौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? राजस्थान का नागौर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950। Which one will be the right answer? ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन नंबर ए? देखिए, हमारा जो अभी कोर्ट बना है ना, वो 1935 के हिसाब से बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, भारत में सबसे पहला कोर्ट कहाँ खोला गया था? कोलकाता में, है ना। कब? 1861 या 62, या 1862 भी मान सकते हैं। ठीक है, 1862 सबसे पहला कोर्ट खोला गया, जिसके जो चीफ जस्टिस थे सर एलिजाबेथ इम्पे, है ना। सर एलिजाबेथ इम्पे थे इसके चीफ जस्टिस। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये जानेंगे जो अभी हमारे कोर्ट का वर्तमान स्वरूप जो है, करेंट फॉर्म ऑफ आवर कोर्ट इज टेकन बाय 26 जनवरी 1950। वो का उसका सोर्स कहाँ था? तो GOI एक्ट 1935। अभी भारत में कितने कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25, जिसमें से कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, है ना। तो चलिए, अगर आगे क्वेश्चन आए तो हम कॉमन हाई कोर्ट्स को भी देख लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द टॉम ऑफ सूफी? तो टॉम ऑफ सूफी को क्या कहा जाता था? दरगाह। क्या कहा जाता था? दरगाह। खानका क्या होता था? तो खानका वो होता था जहां पे लोग जो अपना प्रेयर करते थे, पूजा, जैसे हम हिंदू रिलीजन में पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह का पूजा पाठ खानका में किया जाता था। ईदगाह क्या होता था? जहां पे ईद मनाई जाती है। ईद में एक बहुत बड़ा फील्ड होता है जहां सब नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो वो हो गया ईदगाह। ठीक है। हाँ, एक बात और, एक बहुत फेमस सूफी सेंट हुए जिनका नाम हुआ शेख सलीमुद्दीन चिश्ती, है ना, जिनके नाम पे चिश्ती दरगाह भी बना, जो कि कहाँ पे है? अजमेर शरीफ में। अकबर के बारे में सबने सुना है, बहुत फेमस राजा। अकबर का बेटा था कौन? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम किसके कहने पे, मतलब किससे प्रेरित होकर अकबर ने सलीम नाम रखा था? तो शेख सलीमुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। बहुत फेमस जगह है। तो चलिए, 2018 का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम 2019 की तरफ चलते हैं। तो चलिए, अब हम 2019 का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि SST का क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखना शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज, अब इसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आयुष, हुआ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर। अब सिर्फ ये ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कमेटी थी। तो हम उसमें से कुछ कमिटीज को इसमें से देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो उसमें से एक कमेटी थी फ्लैग कमेटी।
राजेंद्र प्रसाद, वेरी वेल डन, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल, FR फॉर फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट कमिटी, उसके लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल से सिर्फ जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला था स्टीयरिंग कमिटी, मतलब चलेगा कैसे काम, ठीक है। RP से जानते हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला थे हमारे यूनियन कमिटी, जवाहरलाल नेहरू, our first prime minister. Yes. JL नेहरू। ये एक 4-5 कमेटी थी, और एक और थी जो कि थी कौन सी? अल्पसंख्यक कमेटी। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कमेटी के लीडर कौन थे, कोई ऐसा बता सकते हैं? नहीं, माइनॉरिटीज कमेटी के भी लीडर थे कौन? सरदार पटेल ही, ठीक है। तो माइनॉरिटीज कमेटी नहीं भी याद देंगे तो चलेगा, ये सब। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। यूनियन कमेटी के लीडर कौन थे? हेड कौन? जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। अब फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी उम्र बहुत थी, तो उन्हें हटा के फिर परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया? दोनों के दोनों बिहार से ही थे, ठीक है, दोनों के दोनों बिहार से ही थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 18th century इंडिया वाज ट्राइंग टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ डैश ABCD, विच वन इज द राइट आंसर? ओपियम, इंडिगो, कॉटन या टी? कौन सा राइट आंसर है? इंडिगो। कौन सा राइट आंसर है? इंडिगो। क्यों? सिंपल सा बात है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये डाई में यूज किया जाता था, पहले इसकी खेती की जाती थी, ये सिंथेटिक नहीं हुआ करता था। और 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के एंड आते शुरुआत में पूरे दुनिया में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आई, जो इसका शुरुआत हुआ किससे? ब्रिटेन से, जिसे किस नाम से हम जानते हैं? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले किस क्षेत्र में आया था, किस एरिया में? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। कहां पे? मैनचेस्टर, है ना, मैनचेस्टर। इसलिए आप देखेंगे हर देश में एक मैनचेस्टर होता है। भारत का मैनचेस्टर, अब ये क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया का अलग मैनचेस्टर है, साउथ इंडिया का अलग मैनचेस्टर है ना, तो सबका, जापान का अलग मैनचेस्टर है, तो सब देश का अलग अलग मैनचेस्टर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या, क्योंकि वहां पे कपड़ा का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, कपड़ा का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में होने लगा, तो एक दिन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो मार्केट को ग्लोबलाइज किया गया, एक्सपेंड किया गया, तो अलग अलग जगह, अलग अलग दुनिया भर में सामान बेचना शुरू किया गया। तो इसे डाई करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? इंडिगो से, जो कि कहां से किया जाता था? भारत से, है ना, पूरे दुनिया भर में। लेकिन भारत पे अंग्रेज बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थे, या हमें जबरदस्ती करवाते भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, EVMs वर यूज इन द फर्स्ट टाइम इन इलेक्शन। कब यूज किया गया था सबसे पहले? 2005। क्वेश्चन देखिए, जनरल इलेक्शन कब? जनरल इलेक्शन। अब चलिए, जिसे आंसर नहीं भी पता वो भी इसका आंसर पता लगा सकते हैं। कैसे? थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके हिसाब लगाते हैं। कैसे? पिछली बार इलेक्शन कब हुआ था? 2019, ये तो सबको पता होगा। अच्छा, इस बार इलेक्शन कब होने वाला है? 2024। 24 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2019। उससे पहले कब जाएगा? 2014। उससे पहले? और उससे पहले? तो 2 में इलेक्शन हुआ होगा, 3 में, और इससे पहले 1999, ठीक है, 1999। अब देखिए, जितना भी नंबर है इसके बीच वाला है। कब? 2002 में इलेक्शन हुआ, 3 में इलेक्शन हुआ, 1 में हुआ नहीं, तो सही ऑप्शन क्या बनेगा? 2004। तो किसी किसी क्वेश्चन का आंसर बस हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके भी दे सकते हैं, अगर उस समय हमारी बुद्धि काम की तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले, अच्छा, किस स्टेट में सबसे पहले ईवीएम का यूज हुआ था? केरला, है ना। सबसे पहले कहां यूज हुआ था? केरला। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले ईवीएम का यूज कहां हुआ था? केरला में, ठीक है। सबसे पहले ईवीएम का यूज कहां हुआ था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर डैश इलेक्टेड मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं? 233, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। कितने मेंबर होते हैं इन टोटल? 245। दोस्तों, अच्छा, तो बाकी 12 कहां गए? They are nominated by president. They are nominated by the
प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अलग अलग एरिया में, जैसे कोई क्रिकेट में, कोई म्यूजिक में, कोई सोशल वर्क में, है ना, कोई इकोनॉमिक्स में, कोई एजुकेशन में, अलग अलग फील्ड में जो अलग अलग एरिया में महारथी लोग होते हैं, थोड़े से पायनियर लोग जो होते हैं, फेमस होते हैं, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, किसके सजेशन से? प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से, है ना। सबको लगता है कि प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट कर देते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन हमेशा सजेशन किसका रहता है? प्राइम मिनिस्टर का रहता है। ठीक है, जो कि कितने होते हैं? 12। क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं? फिर हमने पढ़ा था, नहीं ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये जो 12 होते हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर का। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर का। हर 2 साल पे 2/3 बदल दिए जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर नए नए इलेक्टेड मेंबर्स आते रहते हैं। चलिए, क्या हम लोग राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं। राज्यसभा को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप में से देखते हैं कौन बता पाता है कि विच आर्टिकल सेज अबाउट राज्यसभा? एनीवन? यस सर। आर्टिकल 79 सेज अबाउट द पार्लियामेंट। एनीवन? यस आयुष। आर्टिकल 80। ये 3 आर्टिकल शायद याद इंपॉर्टेंट हो जाता है, शायद क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन डायनेमिक होते जा रहा है। तो पी फॉर पार्लियामेंट, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, है ना। ध्यान देंगे, राज्यसभा ऊपर आता है इसलिए राज्यसभा पहले, लोकसभा नीचे आता है तो यानी लोकसभा 81 में। ठीक है, तो 81 आर्टिकल सेज अबाउट लोकसभा, 80 आर्टिकल सेज अबाउट राज्यसभा, 79 पार्लियामेंट। अपर हाउस इनमें से किसको कहते हैं? लोअर हाउस इसमें से किसको कहते हैं? लोकसभा को। हमारे रिप्रेजेंटेटिव किस में बैठते हैं? लोकसभा में। और रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुनते हैं वो कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज minerals that lie shallow depth are taken by the removing surface. This is known as ओपन कास्ट माइनिंग। एकदम एनसीईआरटी से छापा हुआ क्वेश्चन, ऊपर ही ऊपर, जैसे माइका है ना। माइका को अगर आप शायद माइका के एरिया से होंगे, शायद नहीं होंगे, अगर होंगे तो आपको ये पता होगा कि माइका का बस ऊपर से एक लेयर हटाया जाता है और माइका मिलने लगता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। ड्रिलिंग किस में इस्तेमाल होता है? पेट्रोलियम में, है ना। पेट्रोलियम जो कि कहाँ? समुद्री इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, है ना, डेजर्ट एरिया में, ओशियन एरिया में पाया जाता है, उससे ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें अगर और क्वेश्चन आया तो शायद हम इससे और क्वेश्चन भी डील करेंगे। देखो, द कंप्लेंटेंट हैज अ डैश राइट टू फ्री कॉपी FIR द पुलिस। इसमें से ये कौन सा राइट है? फंडामेंटल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो विच वन इज द राइट आंसर? लीगल। ये कैसा राइट है? लीगल है। हाँ, तो ये कैसा राइट है? लीगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी के बारे में कहता है? आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी के बारे में कहता है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 क्या कहता है? एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सेक्स। मतलब हम लोग, कोई औरत है या मर्द है, उसे मंदिर में घुसने से रोक सकते हैं? नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में काम करने से रोक सकते हैं? नहीं। नौकरी करने से रोक सकते हैं? नहीं। अगर कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, जैसे कोई तमिलनाडु का आदमी हमारे बिहार में या झारखंड में या दिल्ली में आके कोई काम करना चाहता है, तो हम उसे क्योंकि वो तमिल बोलता है उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द आर्टिकल 16 सेज? इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे अब ये प्राइवेट में ये नहीं साबित होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का, आपका कोई अपना दुकान है, उसमें तो वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप लड़का को काम देना चाहेंगे या लड़की को। लेकिन अगर कोई सरकार अगर कोई पोस्ट निकालती है तो वो नहीं कह सकती कि इस पे लड़के ही सिर्फ काम करेंगे, इस पे लड़की ही सिर्फ काम करेगी। नहीं, दोनों को इक्वल। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जो सिर्फ लड़की के लिए बना होता है, सिर्फ लड़के के लिए, लेकिन बाकी सब मैटर में सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द आर्टिकल 14 सेज? एक आर्टिकल बच गया, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, है ना। सो नेक्स्ट मूव टू द अदर क्वेश्चन। द मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बहुत फेमस काम किया, जैसे कि गणपति फेस्टिवल किसने शुरू किया? कब? 1893।
1893। डेट आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन गणपति फेस्टिवल को याद रखना जब बहुत जरूरी है। गणपति फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया? अब इसके ठीक 2 साल बाद शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव वो किस एरिया में मनाया जाता है? महाराष्ट्र के एरिया में। उसे भी किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें अपना जो ये एक बहुत अच्छे, हाँ ये बहुत ही अच्छे जियोलॉजिस्ट भी थे, बहुत अच्छे से आर्कटिक होम थ्योरी इन्होंने ही दिया था। आर्कटिक होम थ्योरी यानी जो आर्य थे, आर्य आए थे ना, कहाँ से? मिडिल ईस्ट से, एशिया से, है ना, वहां से। वो भारत में कैसे कैसे आए, कैसे कैसे बचे, उसका इन्होंने थ्योरी दी। एक बार जब इन्हें जेल भेजा जा चुका था, जो इन्हें रंगून भेजा गया था, तो एक अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत ही फेमस हमारे जियोलॉजिस्ट थे, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनकी वकालत की थी कि इन्हें छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि रिवॉल्यूशनरी है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी, इन्हें संस्कृत का लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज था, साथ ही साथ हिस्ट्री का भी। इसलिए इन्हें जेल से छुड़ा के वापस ला गया कि आप हमारी मदद करिए आर्कटिक होम थ्योरी को देने में। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी भी दी थी, आर्कटिक होम थ्योरी। ये इनका सिर्फ एक ही पहलू लोग को पता है, पर ये बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर कॉल्ड इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ, है ना। क्या राइट आंसर होगा? है ना, कि कितना लोग पैदा लिया, उसमें से कितना लोगों का डेथ हुआ, तो हमारा ग्रोथ कितना है। तो भारत का ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आइडियल है, 2.7 है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इतना ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दांडी मार्च वाज अगेंस्ट, दांडी मार्च किसके अगेंस्ट था? सॉल्ट टैक्स, है ना। अब सभी चीजों पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था अंग्रेज ने, है ना, तो उन्होंने नमक पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ ये भी बोला कि नमक अगर कोई बनाएगा तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? ब्रिटिशर से। अब ब्रिटिशर से परमिशन लेना पड़ेगा यानी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी चीजों पे टैक्स देता। ये ब्रिटिश बेसिकली खिसियाए हुए थे कि क्यों ये महात्मा गांधी हमारा विरोध करें, तो उन्होंने नमक पे भी टैक्स लगा दिया। तो महात्मा गांधी ने एक मार्च शुरू किया जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? दांडी मार्च। किस नाम से जानते हैं? दांडी मार्च, जो कि कब शुरू हुआ? 1930। कब चला, कब तक चला? 1930। कितने दिनों तक चला? 22 डेज और 27 डेज, जो कि 27 डेज तक चला। कहां से कहां तक? साबरमती टू दांडी। महात्मा गांधी के साथ इसमें कितने डेलीगेट्स गए थे? 72 डेलीगेट्स, है ना। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो इनके पास 72 डेलीगेट्स थे, लेकिन जब ये जाते गए, जिस जिस शहर से ये गुजरते जा रहे थे, हजारों लोग इनके साथ। अच्छा, इनके साथ उस टाइम में दुनिया का एक बहुत फेमस रिपोर्टर था। उस रिपोर्टर का नाम था वेब मिलर। वेब मिलर वो कहां से आया था पता है? अमेरिका, यूएस से। हाँ, वेब मिलर कहां से आया था? डेविड मिलर का भाई नहीं था ये, इसका नाम था वेब मिलर, ठीक है। तो वेब मिलर, अब उन्होंने देखा कि, तो उस टाइम में पता लगा कि महात्मा गांधी वर्ल्ड लीडर बन के उभरे इस टाइम में, जब वेब मिलर आए, इन्होंने रिपोर्टिंग की, इन्होंने पता किया कि एक ऐसा आदमी है जो आधा नंगा है, जिसके तन पे पूरे कपड़े भी नहीं है, लेकिन वो जिस शहर से गुजर रहा है हजारों की झुंड उनके पीछे पीछे जा रही है। ऐसा कुछ भारत में अजब सा देखने को मिल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इनका कंपैरिजन किया पेरिस टू एल्वा। एल्वा से पेरिस की यात्रा की थी नेपोलियन ने, जिसमें उनके साथ बहुत सारा लोग आ गया था, तो उसकी तुलना उतने बड़े बड़े इवेंट से हुई थी। एल्वा टू पेरिस जो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तभी उस समय अंग्रेजों के बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी दांडी पहुंचे, वहां उन्होंने नमक बनाया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सभी ने अवज्ञा, सभी ने यानी आराम से, हम आपका बात तो मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, लेकिन किस तरह से? हिंसक तरीके से नहीं, आराम से, कि हम जाएंगे, पानी उठाएंगे, नमक बनाना शुरू कर देंगे। इससे हम कानून तो तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी को तोड़ नहीं रहे हैं, है ना कोई हिंसा कर रहे हैं, सीधा सीधा कानून टूट रहा है इससे। तो अंग्रेज ने इन पे मुकदमा चलाया और भी आगे चल के, लेकिन ये बात करके समझा, मतलब मैटर सॉल्व हुआ। कौन सा बात? किनसे बात? ये महात्मा गांधी से बात करने कौन आए थे? इरविन, 1931 में इन दिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, जो कि कब आता है? 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट, जो कि कब आता है? 1931 में। इसमें महात्मा गांधी
इन्होंने, ठीक है कि चलिए हम मान लेते हैं कुछ कुछ हमारी बात में, तो कुछ कुछ बात मानी गई। साथ ही साथ 1931 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाने के लिए तैयार हुए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाने के लिए तैयार हुए, जहां इनकी बात नहीं मानी। अच्छा, उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, है ना। इस समय अंग्रेज बुलाया किसने था? चर्चिल, है ना। चर्चिल ने उन्हें 1931 में एक बहुत फेमस टाइटल दिया था, हाफ नेकेड बेगर। हाफ नेकेड बेगर, हाफ नेकेड बेगर महात्मा गांधी को किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। उसके बाद यह सक्सेसफुल हुआ, महात्मा गांधी वापस आए 1932 में। एक वो 1932 में एक और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उससे पहले एक 1930 में होता है। तीनों में भाग लेने वाले भारतीय बी आर अम्बेडकर। तीनों में भाग लेने वाले भारतीय। महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया? सेकंड में, जो कि कब हुआ? 1931 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर एक्ट बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन कब? 1600 एडी। 1600 एडी। यही एक समय है जब भारत में आए कौन? ब्रिटिश। अंग्रेज के नापाक पैर भारत के पाक भूमि पर पड़े। इसके बाद भारत में सब कुछ उथल पुथल हो गया, उल्टा हो गया। देखिए, अच्छा, एक बहुत फेमस कोट है, क्या भारत में अंग्रेज इंटेंशनली आए थे गुलाम करने के मकसद से? नहीं, इंटेंशनली इनका इंटेंशन क्या था? स्पाइसेस, ट्रेड। लेकिन इन्होंने देखा कि हम इन्हें रूल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बटे हुए हैं। तो हम हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, अगर हम दूसरे से लड़ना चाहते हैं तो हमें पहले खुद मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे पर लगभग 200 साल राज किया। 1947 में वो गए, हमारा पूरे तरीके से, हमारा इकोनॉमिकली, सोशली, मोरली पूरे तरीके से हमें डिमोलिश करके चले गए, हमारे कल्चर को बिगाड़ दिया। $7 ट्रिलियन हमसे लेके गए। $7 ट्रिलियन, सॉरी $40 ट्रिलियन। $7 ट्रिलियन तो एक 100 साल का था। $40 ट्रिलियन, इतना हमसे अंग्रेज लेके गए हैं। तो सोचिए कि अंग्रेज को कितना बेनिफिट हुआ भारत में, इसलिए वो 200 साल रहे। इंडिया को सोने की चिड़िया कही जाती थी, सारा पंख नोच लिया सोने का भारत का। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली रेनेसां रेफर्स टू द पीरियड ऑफ कब से कब तक? 1832 कब से कब तक? 1832 टू 1857, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। मतलब दिल्ली का इसमें पुनरुत्थान हुआ था कि दिल्ली कैसे कैसे आगे बढ़ रहा था। इसीलिए 1857 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेज आया भारत की हिस्ट्री में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 को किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया था? बी.डी. सावरकर। अच्छा, इनकी एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन भी थी, उसका क्या नाम था? जिसके वो इंग्लैंड में उनसे रिवॉल्ट करते थे भारत के तरफ से कि अंग्रेज देखो भारत में क्या क्या करते हैं, ठीक है। इन्हें आगे चल के जेल भी भेजा गया था। कौन सी जगह पे? अंडमान निकोबार आइलैंड। इसका क्या अंदाजा लगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ज्यादातर चीज वी.डी. सावरकर के नाम से है ना। वहां पे एयरपोर्ट भी वी.डी. सावरकर के नाम से है, वहां पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी है। वहां का जो जेल है, काला पानी का नाम हमने सबने सुना है। काला पानी की जो सजा दी जाती थी वो बेसिकली वहीं पे दी जाती थी, अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसलिए वहां का नाम बदल के, बहुत सारी जगह का नाम बदल के वी.डी. सावरकर के नाम पे रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे भारत में एक बहुत ही बड़ा चेंज इसने लाया। ये वो डिस्पैच ऑफ 1857 रेफर्स टू एजुकेशनल रिफॉर्म। अब ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है कि वो डिस्पैच आया कब, किसके तहत ये आया? एक 1835 में एक आयोग आया था, कमीशन, मैकाले मिनट, है ना। कब आया था? मैकाले मिनट। उसमें क्या कह रहा था, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हम किस लैंग्वेज में देंगे? इंग्लिश में देंगे। प्राइमरी एजुकेशन किस लैंग्वेज में देंगे? इंग्लिश में देंगे। तो दो टाइप के विचारधारा के लोग थे आइडियोलॉजी के, पहले, दूसरे, हाँ, इंग्लिशिस्ट का क्या मानना था कि हम लोग किस लैंग्वेज में देंगे एजुकेशन? इंग्लिश में। कौन सा लैंग्वेज आता है? इंग्लिश लैंग्वेज आता है। और ओरिएंटलिस्ट का क्या मानना था? ओरिएंटलिस्ट का ये मानना था कि लैंग्वेज कोई भी हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज, बेसिक बात जो है उसे पता होनी चाहिए, उसका एजुकेशन उसे देना चाहिए, ठीक है। तो ये आगे चल के फिर और हमने इंग्लिश को पूरे अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया। चलिए आगे देखते हैं। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा इज, हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा?
प्राइम मिनिस्टर। हमेशा जनता दल के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हु इज द रूलिंग पार्टी, हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और जो अपोजिशन की पार्टी होती है उसे चुना जाता है। जो भी चुन ले, अब अलग अलग आदमी जो भी चुन ले। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, as per the article of the Indian Constitution, every arrested person is a guarantee fundamental rights। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। Which one will be the right answer? Right to fundamental right। एक फंडामेंटल राइट होता है जिसमें क्या होता है? एक फंडामेंटल राइट होता है जो कौन सा होता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना? वो कौन सा आर्टिकल कहता है? 21, है ना? अब 22 कुछ ऐसे कानून कहते हैं जिसमें हमें कुछ अरेस्टेड मतलब वारंट से रिलेटेड या अरेस्ट से रिलेटेड आर्टिकल दी जाती है ना? तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। चलिए पहले तो सब आर्टिकल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या इसमें से कोई बता सकते हैं कि आर्टिकल 23 क्या होता है? एनीवन? कोई भी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 23 क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर, ठीक है ना? ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर। और आर्टिकल 24 क्या होता है? ये बहुत फेमस आर्टिकल है, चाइल्ड लेबर। कितने से कितने साल के बच्चे तक को? 14। कहाँ पे काम नहीं करना चाहिए? हजार्डियस फैक्ट्री। यानी क्या? अच्छा, हजार्डियस का मतलब समझते हैं। क्या उसे लोहा के फैक्ट्री में काम करा सकते हैं? पटाखे की फैक्ट्री में काम करा सकते हैं? केमिकल फैक्ट्रीज में काम करा सकते हैं? नहीं। पर क्या हम उसे होटल में चाय देने के लिए रख सकते हैं? रख सकते हैं। कहीं पे क्लीनिंग करने के लिए रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, अगर उसका मन है तो। लेकिन अगर उसका मन नहीं है, उसे जबरदस्ती रखा जाए तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी में 21A आता है जो कि क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A आता है जो क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। इमरजेंसी के दौरान दो ऐसे आर्टिकल जो नहीं लिए जा सकते आपसे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 एकदम किसी भी सूरत में आर्टिकल 21 लिया जा ही नहीं सकता है ना? क्योंकि आपके जीने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जीने का अधिकार में क्या आ सकता है? क्या क्या आता है? तो पानी पीने का अधिकार, है ना? पानी पीने का अधिकार मतलब आपके घर में नहीं, हम किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी भी होटल में, तो हम उसका सैनिटाइजेशन के लिए उसका बाथरूम यूज कर सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं। अब हम नहीं करते हैं क्योंकि कौन करे झूठ मूठ में, इतनी छोटी सी बात के लिए कोर्ट कौन जाए, इसलिए। लेकिन हमारा संविधान हमें ये राइट देता है कि हम 5 स्टार होटल में भी जाके पानी पी सकते हैं। आर्टिकल 23, आर्टिकल 20। तो ऑप्शन बचा एक, क्या होना चाहिए आंसर? आर्टिकल 22 जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following gas was released in भोपाल गैस ट्रेजेडी? बहुत फेमस ट्रेजेडी, फेमस या इनफेमस कहे, कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब? 1984। कंपनी का नाम? कहाँ की कंपनी थी? यूएस। बहुत डेवेस्टेटिंग था ये, बहुत लोगों ने अपना जान गंवाया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स खुद मरे पड़े थे। देश ने कुछ ऐसा देखा जो देश ने पहले कभी नहीं देखा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा कभी नहीं हो। आगे देखते हैं। Which one of the following is related to the लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? देखिए आगे ऑप्शन में इसमें क्या है? ऑप्शन चिली। इससे अच्छा 2019 में भी एक क्वेश्चन आया जिसमें क्या था? ऑप्शन 18 में एक क्वेश्चन आया जिसमें क्या था? ऑप्शन पेरू। तो पेरू जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चिली, है ना? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चिली। चिली किस कॉन्टिनेंट में है? चिली का कैपिटल? सैंटियागो। चिली का कैपिटल? चिली का कैपिटल सैंटियागो, ठीक है। इसी साथ साथ कुछ हम और भी प्रोड्यूसर देख लेते हैं। गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? नहीं। गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना। माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? आयरन ओर का?
ऑस्ट्रेलिया और अगर कॉन्टिनेंट में आए तो, है ना, कॉन्टिनेंट कौन सा? कॉन्टिनेंट में यूरोप, ठीक है, कॉन्टिनेंट में यूरोप। एक और बहुत फेमस रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? कजाकिस्तान। यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? युवा से यूरेनियम समझिए। कजाकिस्तान कहाँ की कंट्री है? एशिया की। ये किस कंट्री से कट के बनी? यूएसएसआर, है ना, यूनाइटेड सोवियत सोसाइटी ऑफ रसिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, भारत में जितने भी ऊपर रसिया से सटे हुए तान हैं वो सारे के सारे किससे अलग होके बने? यूएसएसआर, जो कि 1991 में अलग हो गया कोल्ड वॉर के बाद। उसके बाद रसिया थोड़ा सा कमजोर बना, अब फिर मजबूत बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी एज पर सेंसस ऑफ 2011। कौन सा? बिहार। कौन सा? बिहार। कौन सा? हाईएस्ट लिटरेसी रेट? केरला। हाईएस्ट लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट होता क्या है? हाँ, लिखने पढ़ने की क्षमता। किस भाषा में? अपने कोई भी लैंग्वेज, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में। अगर किसी में लिखने और पढ़ने की क्षमता है किसी भी रीजनल लैंग्वेज में तो हम उसे लिटरेट कहेंगे। तो क्या उसे एजुकेटेड कहेंगे? नहीं। अगर कोई 8वां 10वां या किसी तरह का कुछ पास है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? एजुकेटेड कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने अभी, अच्छा ये क्वेश्चन आ ही गया। द टोटल नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड टू लोकसभा इज, कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है? अब इसे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंग्लो इंडियन भारत में कोई बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले क्या होता था कि किसी के पेरेंट कि, अच्छा एंग्लो यानी यूरोप से, एंग्लो यानी कहां से? यूरोप से होते थे। अब किसी के एक को, जैसे माता या पिता दोनों में से कोई एक यूरोप से हुआ और एक भारत से हुआ, तो दोनों में से एक कौन सा नेशनलिटी दिया जाए तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो अब आपको एंग्लो इंडियन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे भारत एक ऐसा सिटीजनशिप प्रमोट करता है, डुअल या सिंगल। हम भारत का नागरिक रहते हुए साथ ही साथ रसिया का नागरिक बन सकते हैं? नहीं, है ना। हमें हमारी सिटीजनशिप छोड़नी होगी। तो इस स्थिति में कोई तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो कौन सा देश? देखिए ये देश है जापान। जापान में कितना परसेंट फॉरेस्ट लैंड है? 66%। 66%। अब सर्वे के हिसाब से किसी भी देश में लगभग 27% लैंड होना चाहिए, 27% फॉरेस्ट होना चाहिए, 27 से 30 के बीच में। लेकिन भारत में उतना भी नहीं है। और जापान हमसे कम डेवलप्ड है या ज्यादा? हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, फिर भी उसका फॉरेस्ट परसेंटेज बहुत बढ़िया है। अगर हम अपने जीवन को, सब कुछ जरूरी है जीवन में। चलिए हम आपको एक ऐसा सिचुएशन देते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा घर दे देंगे, बहुत अच्छा कुछ खाने के लिए देंगे, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा, लेकिन आपको ऑक्सीजन ही नहीं देंगे। कौन कौन रह पाएगा? कोई भी नहीं। जो चीज फ्री मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ते जा रहा है। तो हमारा सबका एक कर्तव्य है कि हम जंगल लगाएं और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें पोटेंशियल थ्रेट से, ताकि हमारा भी जीवन अच्छा हो और हमारे आने वाले जो यंगर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बच पाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड? ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा? राजा राम मोहन रॉय। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। कब? RRR 1829 में, 1829 में इन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट किया। क्या किया? सती प्रथा को बैन किया। सती सिस्टम को किसकी मदद से? लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। विलियम बेंटिक की वजह से। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किसकी मदद से? अब इनका नाम आया तो हम इनको भी क्यों छोड़े, इनको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत फेमस आदमी थे, है ना। तो मयंक, व्हाट हैज ही डन? हाँ, कब? 1856 में इन्होंने एक विडो रीमैरिज एक्ट लाया। इसमें क्या कहा गया कि हमारी जो विधवाएं हैं, है ना,
क्योंकि पहले बहुत कम उम्र में बहुत बूढ़े लोगों से शादी कर दी जाती थी। 14 साल की उम्र की बच्ची की शादी 55 साल की उम्र के व्यक्ति से हो जाती थी, जो कि कुछ समय आगे समय चल के उनका डेथ हो जाता था। तो जब इनकी उम्र लेजिट शादी की होती थी 19-20 साल, उस समय ये विधवा होके पूरा इनका जिंदगी खत्म। पहले तो विधवा का, और अभी तो जैसा हमारी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी थी भी नहीं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1956 में अंग्रेजों की मदद से मिलकर एक विडो रिमैरेज एक्ट लाया, है ना। इन्होंने एक विडो रिमैरेज एक्ट को हमारे सोसाइटी में प्रमोट किया, और जो सबसे पहला विडो रिमैरेज इन्होंने करवाया था, इन्होंने अपने ही निगरानी में कराया था, है ना, कोलकाता में। ये कहाँ के थे? कोलकाता के थे, ठीक है। तो विडो रिमैरेज एक्ट किसने लाया? विडो रिमैरेज एक्ट किसने लाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हुआ था फाउंडर ब्रह्म सभा राजा राम मोहन राय। ये तो आंसर हुआ ही, ठीक है, ईश्वर चंद्र। अच्छा, एक और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, वो कब आया है? 1929। इसको भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ये कब आया? 1929 में, 1929 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड? तो ए ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज, सेक्स, कंपोजिशन एंड पॉपुलेशन when the population density of an area is so high that people live in a tall buildings, patterns population distributing large number of urban areas, patterns of population distribution in rural areas, what can be the right answer of population pyramid? Geographical presentation of age, sex, composition in a population। जैसे पॉपुलेशन पिरामिड में हमेशा सबसे नीचे रखते हैं जवान वाले को, और सबसे ऊपर धीरे धीरे जैसे बूढ़ा लोग होते जाता है। तो भारत एक ऐसा देश है, भारत एक यंग कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारी जो 40% पॉपुलेशन है वो कितने से कितने के बीच है? सॉरी, 60% पॉपुलेशन कितने से कितने के बीच है? 14 साल से 30 साल के बीच, है ना। 14 साल से 30 साल के बीच 60% लोग हैं। हम लोग 140 करोड़ का 60% निकालें तो कितना आएगा? 60% ऑफ 96। तो भारत में 96 करोड़ लोग ऐसे हैं जो, चलिए 1 से 30 मान लेते हैं, ठीक है, 1 to 30, इतना भी मान लेंगे तो बहुत, 1 से 30 मान लेते हैं, यानी वो होंगे पढ़ने वाले। तो सोच लीजिए कि आप लोग का कंपटीशन कितना टफ है। जो अगर आप किसी भी कंपटीशन में नहीं पढ़ेंगे तो आप हवा हो जाएंगे। इतने लोग हैं कंपटीशन के लिए, इतने लोग, 96 करोड़ लोग। पूरे ओशिनिया का पॉपुलेशन इतना नहीं होगा, पूरे ओशिनिया का पॉपुलेशन, और इतने हमारे देश में जवान हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मेहनत आपको करनी पड़ेगी जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए। अगर आप भारत में हैं तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ना बंद, आगे बढ़ना बंद। एज ग्रुप ऑफ इंडिया गारंटीड फ्री एजुकेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कितने से कितने साल तक? 6 से 14 साल का। 7 से 14 या 6 से 14? 6 से 14, 6 से 14, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? 21A। कौन सा आर्टिकल? 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं। हु रोट द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल? दादा भाई नौरोजी। खुद ही लग गया आंसर, दादा भाई नौरोजी। इनमें इन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी। इसमें इन्होंने क्या बताया? कैसे इंग्लैंड, हाँ, कैसे इंग्लैंड हमारे देश से हमारा ही पैसा लेके जा रहा है और हमारे ही पैसे से हमें ही सामान बेच रहा है और हम वापस खरीद रहे हैं। हमारा इकोनॉमिकली हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो चलिए, तो 2019 का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम 2020 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे 2020 के क्वेश्चन को। तो 2020 का क्वेश्चन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हु ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विथ? एलिजाबेथ वन। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है ना, फिर आ रहा है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से करके चल जाएं, उसके अगल बगल ऑप्शंस को, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। कब?
1925 कब? 1925 1925। कौन से सेशन? कानपुर सेशन। अच्छा, इससे पहले एक और सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1924। पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1924 में, बेलगाम में। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटका में। बेलगाम कहाँ है? इसके बाद इन्होंने अपना प्रेसिडेंसी छोड़ दिया और सरोजिनी नायडू बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंड कवर विद ग्रास, श्रब्स, एनिमल्स कैन ग्रेज फील्ड इज नोन एज पैस्चर। नोन एज सबसे ज्यादा पैस्चर लैंड किस देश के पास है? ऑस्ट्रेलिया। ये भी ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा पैस्चर किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। सबसे ज्यादा किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। आगे देखते हैं। नेम द कंट्री फर्स्ट डेवलप द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे। आप अपने एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें जो बॉक्स दिया रहता है ना, उस बॉक्स को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स को इग्नोर करके चलते हैं, ये बॉक्स का क्वेश्चन है ना। तो ये कहा गया, हाँ यहाँ पे। तो फर्स्ट कंट्री हु डेवलप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ की कंट्री है? यूरोप की। ये एक स्पेसिफिक रीजन की कंट्री है, स्कैंडिनेवियन, है ना, जिसमें 3-4 कंट्री आती है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, है ना, नॉर्डिक कंट्रीज। इसके बारे में कभी और देखेंगे। तो चलिए अभी आगे करके हम क्वेश्चन पे सिर्फ ध्यान देते हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इन द टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होगा आंसर? राइट आंसर पीसीकल्चर। ठीक है। सेरीकल्चर किस नाम से जानते हैं हम लोग? सिल्क। एक और बार बार ये ऑप्शंस के अगल बगल भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2023 में विटीकल्चर से क्वेश्चन था। विटीकल्चर, विटीकल्चर नासिक के अंगूर, है ना, रेड वाइन और नासिक के अंगूर बहुत फेमस है भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद रेफर्ड एज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पूरे दुनिया के अलग अलग देश में मैनचेस्टर से कंपैरिजन किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो अगर वो इंडस्ट्रियल हब बनता था तो उसे मैनचेस्टर कहा जाने लगा, क्योंकि मैनचेस्टर से ही शुरुआत हुई किस चीज की? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। तो मैनचेस्टर कहाँ पे है? मैनचेस्टर कहाँ पे है? ब्रिटेन, है ना। और इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। असली मैनचेस्टर कहाँ है? लंदन में। हमेशा ध्यान रखेंगे, असली मैनचेस्टर कहाँ है? लंदन के बगल में। हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? सेम क्वेश्चन रिपीटेड, है ना, 12। इनके बारे में हमने अगल बगल देखा। इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड डैश अराउंड 70-50। कहां पे? ब्रिटेन। देख सकते हैं, मैनचेस्टर से पूछा, उसके बाद ब्रिटेन से पूछ दिया, है ना। आगे क्वेश्चन। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल विद द बैटल ऑफ पलासी। बंगाल को किस बैटल से जीत लिया? अब पूरे नॉर्थ इंडिया को किस बैटल से जीत लिया? बक्सर। किस बैटल के बाद से अंग्रेजों ने भारत में कदम मजबूत किया? बक्सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब हुआ? 1799। किसका लास्ट बैटल था ये? टीपू सुल्तान। वेलेस्ली था इस समय, है ना। उसके बाद ये डेथ हो गया। इसके बाद मैसूर पे एक 2.5 साल के बच्चे को रूल करने के लिए छोड़ दिया गया। डायरेक्टली कौन रूल कर रहे थे? सॉरी, मतलब डायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। वो बच्चा कौन सा पता है? 2.5 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था कृष्ण देव राय, जो कि मैसूर का राजा उसे बनाया गया। इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहे थे? अंग्रेज, क्योंकि वोडियार डायनेस्टी के थे वो। वोडियार, पहले भी मैसूर पे वोडियार का वंश का शासन था। उसके बाद जब ये टीपू सुल्तान की फैमिली हट गई, उसके बाद भी वोडियार का है, क्योंकि उनके बच्चों को तो पहले ही उन्होंने किडनैप करके रख लिया था सेकेंड बैटल में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वाज एडविन लुटियन एंड एच बेकर्स। अब कौन सी नई दिल्ली? जामा मस्जिद के पास वाली नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली से हैं या आप दिल्ली गए हैं तो आप देखेंगे कि जहां पे राष्ट्रपति भवन है, जहां पे इंडिया गेट है, उसका स्ट्रक्चर, और जहां पुरानी दिल्ली जो कि लाल किला, मीना बाजार, जामा मस्जिद, वहां पे उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो वो मुगलों के टाइम से था, उससे भी पहले से। और जो नई दिल्ली है, अच्छा एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट हाउस का पुराना नाम क्या था? वाइसराय हाउस, है ना। प्रेसिडेंट हाउस का पुराना नाम क्या था? वाइसराय हाउस। चलिए आगे देखते हैं। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन
ओनली लोकसभा। हाँ, मनी बिल जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? लोकसभा। क्या इसे हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या इसे प्रेसिडेंट खारिज कर सकते हैं कि नहीं ये पास नहीं हो सकता है? नहीं, बस इसे होल्ड कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? और ऑर्डिनरी बिल को कितने दिनों के लिए रोक सकते हैं? 6 महीने के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में से लाया जा सकता है या सिर्फ लोकसभा में ही? दोनों में से किसी एक में। सिर्फ मनी बिल में ही एक स्पेशल प्रोविजन है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगी? लोकसभा में। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहाँ आ सकता है? राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। ठीक है। अच्छा, यूपीएससी लाइक जॉब में किसके पास ज्यादा पावर है, लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा। यूपीएससी का जॉब कौन क्रिएट करती है? राज्यसभा। ऑल इंडिया फेडरेशन कौन क्रिएट करती है? राज्यसभा, है ना। कॉलेज ये सब राज्यसभा के पास थोड़ा ज्यादा पावर है। चलिए, एक नेशनल पार्क से आसान क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है? उत्तराखंड। ठीक है। असम में? नो, ओ सॉरी, इट इज उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। ठीक है। अच्छा, एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है भारत में जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। इसी में से कोई एक ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा? असम। अब मानस के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा और मानस कहाँ पे है? असम। काजीरंगा और मानस कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अब क्यों उत्तर प्रदेश में लगाया, गलती से लग जाता है, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2000 तक क्या था? एक ही स्टेट था, है ना। 2000 तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही स्टेट था, लेकिन फिर भी हम उत्तराखंड ही आंसर लगाएंगे। ठीक है। अब उस समय उसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था उत्तरांचल। आगे चल के 2000 में जब ये अलग हुआ तो इसे उत्तराखंड नामक एक स्पेसिफिक स्टेट बनाया गया। जैसे झारखंड भी बना 2000 में, छत्तीसगढ़ भी बना। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश। और न्यूएस्ट स्टेट भारत में कौन सा है? तेलंगाना, जो कि कब अलग हुआ? 2014 में। और लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश। कब? 1953। ठीक है, 1953। किसकी मदद से? 43 मुल्लू। उन्होंने 56 दिन का लगातार फास्ट किया था, जिनके कारण उनकी डेथ हो गई। और किस स्पीकर्स के लिए एक सेपरेट स्टेट बना? तेलुगु स्पीकर। कौन सा? तेलुगु स्पीकर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज? इंडियाज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज कौन सा? वेस्ट बंगाल। इंडियाज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इज? उत्तर प्रदेश। शुगर कैन का कौन? शुगर कैन का कौन? यूपी। शुगर कैन का कौन? यूपी। ठीक है। राइस का कौन? वेस्ट बंगाल। राइस का कौन? वेस्ट बंगाल। अब राइस, बाउल ऑफ राइस किसे कहा जाता है? इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, बाउल ऑफ राइस है आंध्र प्रदेश। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज? उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज? उत्तर प्रदेश, है ना। लेग्यूमिनस, लेग्यूमेंस कहाँ पे होते हैं ज्यादा? मध्य प्रदेश। लेग्यूमेंस ज्यादा कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है। कॉटन का प्रोड्यूसर? गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किस सॉइल में होता है? ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल ज्यादा कहाँ? तो उसी रीजन में। किस रीजन में? महाराष्ट्र सह्याद्री वाले रीजन में, है ना। दक्कन वाले, डेक्कन वाले रीजन में, डेक्कन वाले रीजन में, क्योंकि ये ज्वालामुखी के कारण बना है ना। उस टाइम में ज्वालामुखी यानी वोल्केनो उसी एरिया में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From a form of government where people enjoy equal political right, elect their ruler and hold them accountable is known as secular, democratic, socialist, republic? Democratic। क्या होगा आंसर? डेमोक्रेसी। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल। किसने कहा था? ये बहुत फेमस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ये क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा ध्यान देंगे, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स। किसको बैन करता है? रिलीजन को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। क्या मदरसा बैन है भारत में? नहीं। क्या बैन है?
अनटचेबिलिटी, जो कि किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी की चर्चा है? क्या? अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू प्रिवेंट डैश वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन लॉस, बायोडाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस सस्टेनेबल यानी बचा बचा के, यानी पहले तो हम चीज बचाएंगे ही, है ना। पॉपुलेशन को तो उस आगे चल के अगर वो बचा रहेगा तो आगे पॉपुलेशन भी यूज होगा, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। क्या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाता है? बिल्कुल बचाता है कि हम जितना भी पानी कम इस्तेमाल करेंगे, जितना भी अपने एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन करके रहेंगे, उतना अच्छा है हमारे लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ऑफ द अर्थ टोटल रिसोर्सेज फ्रेश वाटर इजीली एक्सेसिबल फॉर आवर यूज इज 1% और लेस देन 1%। तो इसका अलग अलग डिबेट हो सकता है। अगर आप लेस देन 1% के साथ जाइए, क्योंकि अब जो नया डेटा है वो लेस देन 1% देता है, लेकिन एनसीईआरटी 1% कहती है, लेकिन आप लेस देन 1% के साथ ही आंसर जाइए, क्योंकि अभी हम लोग करंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो अभी जो 1% से कम है, नया नया डेटा आते रहता है हर साल। Our next question is, these are the made to protect natural vegetation and wildlife. किसे? बायोस्फीयर? हाँ। नेशनल पार्क? हाँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? हाँ। भारत का पहला नेशनल पार्क कोई बता सकते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे राजा जी, है ना, कहाँ पे है वो? उत्तराखंड। कहाँ पे है वो? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज? अब चाइना ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ये जिस टाइम का क्वेश्चन होगा उस टाइम में क्या था? इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। ठीक है, उस टाइम का क्वेश्चन था। तो ये जो प्रोड्यूसर होते हैं अलग अलग टाइम पे बदलते रहते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं। और ये माइका एक ऐसा मिनरल है जिसपे भारत की मोनोपोली है, मतलब भारत को बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है माइका, हम लोग ट्रांसपोर्ट ही करते हैं, है ना। क्योंकि भारत में क्या, अच्छा, वो इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर माइंस। ठीक है, बाकी कहाँ कहाँ? तो राजस्थान में, झारखंड के कोडरमा में, है ना, उसके बाद छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी। ठीक है, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इज आर नोन एज डैश। टाइडल एनर्जी किस टाइप का एग्जांपल है? सोलर एनर्जी किस टाइप का एग्जांपल है? रिन्यूएबल। ठीक है, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। भारत में जियोथर्मल एनर्जी का सेंटर कहाँ पे है? है ना, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ऊपर वाले एरिया में जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, पुगा वैली कहाँ पे है? लद्दाख। पुगा वैली कहाँ पे है? जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन खुद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुगा वैली, है ना, कहाँ पे? मणिकर्णिका, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मणिकर्णिका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी, मतलब गर्म पानी के जो फव्वारे आते हैं उससे भी हम एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस फाइनली बिकम अ लॉ इन द ईयर 2005। ये लॉ बन गया था 2005। अब इम्प्लीमेंट होने में समय लगा, लेकिन ये लॉ कब बन चुका था? 2005 में। कब? 2005। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 2005। राइट टू, अच्छा, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? ये खुद में एक क्वेश्चन है, 2005 में ये भी आया था। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या, तो क्या हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ले सकते हैं इससे? नहीं, है ना। स्पीक आउट देयर दिस कंटेंट फ्रीली, कुछ भी अपनी मर्जी से बोल देंगे, किसी को भी नहीं बोल सकते, उसका भी पर्सनल राइट वायलेट होगा तो हम जेल जा सकते हैं। होल्ड मीटिंग्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स, ये तो कल्चरल एजुकेशन राइट में खुद ही है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि हम लोग 27 ये कहता है कि हम पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं जिससे मर्जी। तो क्या होगा? नो अबाउट गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स, कि गवर्नमेंट क्या फैसले ले रही है, गवर्नमेंट क्या फैसले करना चाहती है। अगर आप चाहते हैं तो आरटीआई की वेबसाइट खोलें, उस पे एक रिटन डॉक्यूमेंट फाइल करें, आपको सरकार की तरफ से जवाब आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है ना। तो विच वन विल बी द राइट आंसर? ए। विच वन विल बी द राइट आंसर? ए। विच वन विल बी द राइट आंसर? ए। चलिए आगे देखते हैं। एट विलेज लेवल जुडिशियल फंक्शन आर परफॉर्म बाय डैश, न्याय पंचायत।
विच विल बी द राइट आंसर? न्याय पंचायत। ठीक है, ये विच विल बी द न्याय पंचायत। ठीक है, क्योंकि ये हमारे राज्य के लेवल पे, मतलब छोटे गांव के लेवल पे न्याय पंचायत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनी ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग इंडस्ट्री सेंटर आर लोकेटेड इन जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, तीनों में है ना। अच्छा, एशिया का पहला माइनिंग कॉलेज कहाँ खुला था पता है? धनबाद, है ना। एशिया का पहला, ये अंग्रेज के टाइम में ही खोल के गया था, क्योंकि रानीगंज उससे नजदीक है, वहां पे भी बहुत ज्यादा कोयला निकलता है, इधर भी बहुत सारे मतलब मिनरल्स झारखंड में निकलते हैं, इसलिए जो पहला माइनिंग कॉलेज खुला था वो कहाँ खुला था? धनबाद में। तो चलिए बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को अब 2020 के सीजन को हम लोग यही एंड करते हैं। अब अगले जो 3 साल 21-22 होते हैं, इसको हम आगे लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसे रिवाइज करके जरूर जाए। हरिओम।